गिरते वही हैं जो ऊपर बैठ के लड़ रहे हैं। जो पहले से घुटने घुटने चलते हैं वो कैसे गिरेंगे। एक शेर है बहुत अच्छा, गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना है। और लास्ट टाइम में मैं आपसे विशेष रूप से कहूंगा कि एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करते रहें। अगर आपको दिख रहा है स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, वहीं आपने उसको सर्कल किया, वहां v लिख दिया। आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है, आपने f लिख दिया। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं उन शख्स के साथ बैठा हूँ, या कह सकते हैं उन टीचर्स के साथ बैठा हूँ जिन्होंने कोटा का शिक्षा नगरी नाम दिया है। वो कहते हैं ना कि बिल्डिंग को देखते हैं बट पता नहीं होता कि सामने से दिखता है कि बिल्डिंग अच्छी, ये नहीं जानते कि बिल्डिंग का नींव क्या है। तो कह सकते हैं उस हिसाब से जिन्होंने बहुत सारी सिंगल डिजिट रैंक दी है कोटा से। तो आज हम बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं नीट को लेके, पेपर को लेके, क्या स्ट्रेटजीज रखें पेपर में जिससे कि पेपर अच्छा हो, तो आज हम जानते हैं जो कोटा के बहुत ही कह सकते हैं एक महान टीचर है जो कोटा का नाम दिया है। तो उनसे हम सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो मेरे साथ है परवेज खान सर, इंसाफ अली सर और एजी सर। तो सारे डाउट आज आपके क्लियर होंगे। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसे जो बच्चे इस बार नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसा कि अभी 15 डेज रह चुके हैं एग्ज़ाम के, तो क्या वो स्ट्रेटजीज रखें जिससे कि उनका रिजल्ट अच्छा है? तो लास्ट टाइम पे जो बच्चों को प्रिपरेशन करनी है, ये लास्ट जो मोमेंट होता है बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीज़न ये है कि पूरे साल बच्चों ने पढ़ाई की होती है और लास्ट टाइम पे जब छोटे इंटरवल टाइम के अंदर उनसे चीज़ें रिवाइज नहीं होती प्रॉपर टाइम में, तो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी दिमाग में आना स्टार्ट होती है। उनको ऐसा लगता है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, हमें चीज़ें याद नहीं है। टाइम टू टाइम उनको ऐसा फील होता है कि बहुत सारा सिलेबस है, वो सिलेबस हम प्रॉपर टाइम पर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन बच्चों इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखनी है, गिरते वही हैं जो ऊपर बैठ के लड़ रहे हैं। जो पहले से घुटने घुटने चलते हैं वो कैसे गिरेंगे। एक शेर है बहुत अच्छा, गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और जो बहुत सारा रिवीजन कर रहे हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। तो ये तो चीज़ें सारी की सारी जो टॉप रैंक वाले बच्चे थे उनको भी आती थी। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। पहली चीज़ कैसे पढ़ें, अगर इसकी बात की जाए तो फिजिक्स को अगर बात करें तो फिजिक्स को लेकर के आपको मैक्सिमम जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत करनी है। और जो इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं, उनके फॉर्मूलाज को एक तरफ लिख लेना है और लिखने के बाद टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। ठीक है, यही चीज़ आप बायोलॉजी में कर सकते हो और ये चीज़ आप केमिस्ट्री में कर सकते हो। एक सबसे बड़ा इशू बच्चों के साथ लास्ट टाइम पे ये आता है कि कहीं ना कहीं वो जो टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेस्ट में कभी कभार सडन फॉल ऑफ द स्कोर हो जाता है किसी पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर। तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये एक रैंडम फिनोमिना है। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अच्छा स्कोर हो रहा था और कोई पेपर ऐसा बन गया है जिसके वजह से उसमें उनका प्रॉपर स्कोर नहीं हो पाता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस काबिल हैं। आप हमेशा अपना एवरेज स्कोर देखें और आगे बढ़ें। एक सबसे ज़रूरी चीज़, लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पर जाकर रात दिन पढ़ाई करते हैं, रात भर जगेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी पे फर्क चलता है, यानी चीज़ें उनको ठीक से याद नहीं रह पाती। तो बच्चों, याद रहे पूरे साल जो आपने पढ़ाई की है वो पढ़ाई का आउटपुट आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ना कि लास्ट के एग्जाम के दिनों में आप रात दिन पढ़ोगे उसका आउटपुट मिलने वाला है। तो आप ध्यान रखें कि जो ड्यूरेशन एग्जाम का है कि बहुत ज़रूरी चीज़ आती है कि जो एग्जाम का ड्यूरेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर अगर नीट का 2 से 5 के बीच होने वाला है, तो आप आदत डाल लें कि 2 से 5 बजे तक डेली सिटिंग दें ताकि एग्जाम में आप कंफर्टेबल फील करें। और पूरी नींद निकालें। पूरी नींद निकाल के अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस की जा सकती हैं, अब 1 बाय 1 इंसाफ सर और आशीष गुप्ता सर आपको बताएंगे कि बाकी स्ट्रेटेजी आपको कैसे प्लान करनी है। सर, बहुत से बच्चे का जो भी जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है तो उनके माइंडसेट चेंज होते रहते हैं। जैसे कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि जो पढ़ा है पहले से वो भूल रहे हैं। तो सर, इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? सबसे पहले तो मैं अलीम और इनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह के नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये ब्लॉग तैयार करने की सोची, ताकि बच्चों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जो बच्चे ये मान रहे हैं कि वो लास्ट टाइम पर इस तरह से भूल रहे हैं या चीज़ों को वो याद नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा एक नेचुरल फिनोमेना है। ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं। जैसे बैठे बैठे अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे सारी बॉटनी आती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं बोर्ड पे जाता हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे वो सब चीज़ें याद आती है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ इस बात को आप बिल्कुल भी ना सोचें। मैं बच्चों से यही कहूँगा, ये एक नेचुरल पार्ट है। आप बैठे बैठे सारा रिकॉल कर पाएँ ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आप उसे रिकॉल कर पा रहे या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है।
इसके लिए आप बिल्कुल अपने तन मन से प्रैक्टिस करते रहें, आप चीज़ों को कांस्टेंट पढ़ते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना है। और लास्ट टाइम में मैं आपसे विशेष रूप से कहूँगा कि एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करते रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वो चीज़ें याद नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर बाय द वे ऐसा होता भी है कि कोई चीज़ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके क्वेश्चन के आंसर को देखे बिना पहले मटेरियल को जाकर देखिए कि कहाँ से आपको याद नहीं आ रहा है। पहले उस मटेरियल को आप खोलें, वहाँ से सर्च करके फिर आंसर लगाएं और फिर उस आंसर को आप देखें। आप अपने आप में और अच्छे से अपने आप पर विश्वास कर पाएंगे। और अपना विश्वास हमेशा बना के रखना है, क्योंकि विश्वास बना रहेगा तो आप कुछ भी कर जाएंगे। और एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पर आपका अपने आप पर फेथ होना बहुत ज़रूरी है, यही आपको सबसे आगे ले जाएगा। और आप सबसे अच्छे हैं, अपने आप में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये विश्वास बना रहना चाहिए। थैंक यू सर। इन 15 डेज में बहुत से बच्चों को डर रहता है फिजिक्स को लेके, तो इन 15 डेज में फिजिक्स को कैसे करें जिससे कि उसका रिजल्ट अच्छा है? परवेज सर और इंसाफ सर ने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपके साथ शेयर कर ली हैं, उसमें मैं कुछ और बातें ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करूँ, क्योंकि पिछले 15 साल से नीट में फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने एक ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि नीट का जो बच्चा तैयारी करता है वो फ़िज़िक्स को लेकर घबराता है, डरता है। पर बच्चों विश्वास करो, फ़िज़िक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसने साल भर बहुत सिस्टमेटिक तैयारी करी है, तो ये आपका तीनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर होने वाला सब्जेक्ट बनेगा। अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि अब लास्ट मोमेंट पर हमारे पास अगले 15 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करें फिजिक्स को लेकर। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए हाईएस्ट वेटेज के कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे आप ऑप्टिक्स लीजिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, इन पर ज़्यादा जोर लगाइए। और रिवाइज़ करने का तरीका कैसा अपनाइए। जैसे अगर मुझे ऑप्टिक्स को रिवाइज़ करना है तो सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूले सारे रिवाइज़ करिए। हमने जहाँ जहाँ अपने साल भर अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी है, एक बार नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करिए, रिवाइज़ करिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर हम आत्मविश्वास रखेंगे, अपने आप पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट रखेंगे, तो सब कुछ किया जा सकता है, कहीं भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्टिक्स की बात चल रही थी या मॉडर्न फिजिक्स की बात चल रही है, सबसे पहले सारे फॉर्मूले को सिस्टमेटिक तरीके से एक पेपर पे लिखिए और लास्ट 10 साल के क्वेश्चन, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। अब इस समय लास्ट 15 दिन में कोई भी नया आर्टिकल, कोई नए नोट्स, किसी फ्रेंड के नोट्स, फोटोकॉपी नोट्स, इन पर बिल्कुल अपना समय मत खराब करिए। अपने मेजर टेस्ट जो आपके इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं उनको बहुत प्रॉपरली दीजिए। उनमें जो जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको घर आकर अच्छे से एनालिसिस करिए और पीवाईक्यू करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बार बार फोकस करिए और उनको अच्छे से रिवाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक, हम सब मिलकर अच्छा करेंगे और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे नीट में। ऑल द बेस्ट। तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है पेपर को लेके, तो आज हम जो महान फैकल्टी है कोटा की, इनसे हम जानते हैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी कैसी रखेगी जिससे बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। तो 1 बाय 1 हम सर से जानते हैं कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। एग्जाम में पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपने सही तरीके से पेपर सोल्व किया तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आपने गलती कर दी तो मार्क्स बहुत कम भी हो सकते हैं। कई फैक्टर्स होते हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन ही सफिशिएंट नहीं होती। हम बहुत सारे बच्चों को, ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनका बायो अच्छा था, फिजिक्स अच्छा था, केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, लेकिन वो पेपर प्रॉपर वे में सोल्व नहीं कर पाए, इसलिए उनका स्कोर पुअर रह गया। देखिए होता क्या है, मैक्सिमम लोग आपको एक ही तरीका सिखाएंगे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, हम तीनों भी उसी बात पे आई थिंक एग्री करेंगे कि पेपर हमेशा 2 राउंड में सोल्व करने चाहिए। पहले राउंड के अंदर आप वो क्वेश्चन सोल्व करें जो बहुत आसान होते हैं, और जब पहले राउंड में आप पेपर को सोल्व करें तो उस वक्त मार्क करते हुए चले जाएं कि मॉडरेट क्वेश्चन कौन सा है उसको सर्कल कर दें और जो बहुत टफ लगे उसको क्रॉस कर दें, ताकि सेकंड राउंड में आप किस क्वेश्चन को सोल्व करें जो कि मॉडरेट क्वेश्चन था। क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपका जो टाइम लगेगा वो 50% से भी बहुत कम होगा, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे वो मोर देन 70% हो जाएंगे। तो सेकंड राउंड में आपके पास डेफिनेटली सोल्व करने के लिए टाइम ज्यादा होगा और आपको ये भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा इजी है, तो आपके लिए पेपर हैंडलिंग बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये एक मजेदार चीज यहाँ हो जाती है कि जब आपने पहले राउंड के अंदर पेपर सोल्व किया तो 70% पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया है अराउंड 50% टाइम के अंदर। तो क्योंकि आपको पता है पहले राउंड वाले क्वेश्चन सारे वो थे जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको अच्छे से आते थे, तो क्यों ना हम आंसर की भी उसी वक्त फिलअप कर लें।
ताकि एक प्रेशर और कम हो जाए आंसर की फिलअप करने का, राइट। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो मैं आपको बताऊं कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे अपने पेपर को खोलते हैं और उनकी किस्मत के अकॉर्डिंग जो कोड आते हैं, उन कोड के अकॉर्डिंग किसी बच्चे के पहले पेज पे क्वेश्चन आसान आ गए, किसी के मुश्किल आ गए, राइट। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि ये पेपर खोला और पहले पेज पे शक्ल अच्छी नहीं दिख रही सवालों की, तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पहले पेज से सवाल सोल्व करने, आप बढ़ जाए और जहां से सिंपल क्वेश्चन आ जाए वहीं से पेपर सोल्व करना शुरू कर दें ताकि होपलेसनेस दिमाग के अंदर नहीं आए। अदरवाइज जो बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर पेपर के अंदर आ जाता है वो ये होता है कि जैसे ही आपने पेपर खोला और आपने पहला क्वेश्चन किया, नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तो तीसरे में तो बच्चा होपलेस हो जाता है। तो आप ऐसा लगे तो कभी भी आप पेपर को वहां से शिफ्ट करें, दूसरे पेज से शुरू कर दें और सिस्टमेटिक तरीके से पेपर सोल्व करें। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको दी है वो आपको हेल्प करेगी। और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, ये सभी एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप इंसाफ से कुछ बताएंगे कि बाकी पेपर को आपको कैसे हैंडल करना है। थैंक यू सर। वैसे प्रवेश सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी है और ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी बायोलॉजी के सेंस में अगर मैं आप बच्चों को बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि पहले जो कुछ भी प्रैक्टिस हम करते आए हैं उसी प्रैक्टिस को हमें एग्ज़ाम में फॉलो करना है। हमें वहाँ कुछ नया करने की नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ नया करने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। तो जैसा हम अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो पहले बायोलॉजी अटेंड करें या फिर पहले फिजिक्स करें या फिर पहले केमिस्ट्री करें, जैसा उनका शेड्यूल बना हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने पेपर को करने की कोशिश करें। यहाँ कुछ बच्चे जो बायोलॉजी वाले हैं जनरली वो पहले बायो ही सॉल्व करते हैं और यहाँ जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपको आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फोर्थ वाले में अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो उसे राउंड करके आप आगे बढ़ जाएं, जैसा अभी सर ने भी अभी आपको इस बारे में बताया था। क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन के अंदर अगर 5 मिनट भी लगा देते हैं और ऐसे करते करते 5 क्वेश्चन में अगर 5-5 मिनट हमने लगा दिए तो ये 25 मिनट हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। इन 25 मिनट में हो सकता है फिजिक्स में हमें बहुत ईजी क्वेश्चन मिल जाए जिसको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान होगा, सब कुछ बहुत सिंपल होगा। एनसीईआरटी बेस्ट ही होता है 90 to 95%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ नया पैटर्न भी जो बी सेक्शन वाला ऐड हुआ है उसके बारे में भी आशीष गुप्ता सर जो मेरे साथ बैठे हैं वो भी आपको इस बारे में बताएंगे और आप उनसे भी इस बारे में एक्सपर्ट राय लेंगे। थैंक यू इंसाफ सर। बच्चों, आप सभी लोगों को नीट के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैसा कि इंसाफ सर ने बताया कि अभी पिछले साल से पेपर में पैटर्न में चेंज हुआ है और आप सभी लोगों को पता भी है, तो हम पहले सेक्शन बी की बात करते हैं। और परवेज सर ने जो आपको एक आइडिया दिया था कि पहले पेपर को हमें राउंड 1 में पूरा पेपर करना है, ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हमने देखा है बच्चों से पेपर के बाद बात करी है कि बायो केमिस्ट्री में उनके 2 घंटे 10 मिनट खर्च हो गए और अंत में उनके पास फिजिक्स के लिए बहुत कम समय बचा और बाद में उनको आके रियलाइज हुआ कि फिजिक्स का पेपर तो सर बहुत सरल था, मैं बहुत अच्छा कर सकता था। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए, आपको राउंड 1 में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स राउंड 1 में जो सरल क्वेश्चंस हैं वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। परवेज सर ने अच्छी तरह से आपको समझाया भी है कि उसमें समय लगता है 50% से कम और क्वेश्चंस कितने सॉल्व हो जाएंगे 70% से ज्यादा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब चर्चा कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हम सबको पता है 15 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं। अब कौन से 10 क्वेश्चंस करने, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, डर लगा रहता है। डरने की कोई बात नहीं है। सेक्शन बी मॉडरेट है, इजी प्लस मॉडरेट का कॉम्बिनेशन। टफ कोई सवाल नहीं आएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। 180 सवाल हैं, 180 मिनट हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो आएगा ही नहीं जिसमें 2 से 3 मिनट का समय आपको लगेगा। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दीजिए और किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल मत होइए कि अगर आपको एसएचएम आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आप सेक्शन बी में एसएचएम कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, आप 2 मिनट 3 मिनट उसको दे चुके हैं, पर आपके माइंड सेट है मैंने तो एसएचएम में बहुत मेहनत करी है, मुझे करना ही करना है, इस माइंडसेट के साथ मत जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, उसको छोड़िए। अगले 12 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए,
उन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस रखिए जो आप इजीली एक बार में पढ़कर समझ पा रहे हैं। जनरली एक पॉइंट और बच्चों के साथ आता है, अगर कोई क्वेश्चन लैंग्वेज में बड़ा है तो हम उसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फटाफट से पढ़ लें और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। पर वो बड़ा क्वेश्चन आप बहुत जल्दी पढ़ेंगे तो एक बार में वो दिमाग में सेट नहीं होता है, फिर हमें उसको सेकंड रीडिंग देनी पड़ती है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा उसको चेंज करें, जब हमें दिख रहा है कि वो लैंग्वेज ज्यादा है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको हम पहली बार ही अंडरलाइन कर करके और बहुत तसल्ली से आराम से पढ़ें। जो जो चीज गिवन है, अगर आपको दिख रहा है स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, वहीं आपने उसको सर्कल किया, वहां v लिख दिया। आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है, आपने f लिख दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्लान कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे ये उम्मीद हो चुकी है, ये आशा हो चुकी है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए और इस वीडियो के थ्रू आपके पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके दबा के शेयर कीजिए।